सारी दुनिया है लॉकडाउन में, कोरोना है सबका रोना। डरने वाली बात नहीं है, सावधानी हमको रखनी है। 1 मीटर की दूरी से ही बात है हम सबको करनी है। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। बच्चों आओ पढ़ो सभी, कोरोना से डरो नहीं। पढ़ना लिखना है सबको, आगे बढ़ना है सबको। नमस्कार बच्चों, मैं सरिता यादव, प्रवक्ता नागरिक शास्त्र। आज इंटरमीडिएट की नागरिक शास्त्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम नागरिक शास्त्र के भाग 2 स्वतंत्र भारत में राजनीति के पहले अध्याय राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस अध्याय को हमें 2 भागों में अध्ययन करना है। आज पहले भाग में आइए सबसे पहले जान लेते हैं हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। पृष्ठभूमि, इसके अंतर्गत हम जानेंगे भारत की आज़ादी के समय कैसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं देश में। नए राष्ट्र की चुनौतियाँ। भारत की आज़ादी के बाद देश के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां सामने आईं। ब्रिटिश भारत का विभाजन एवं प्रमुख कारण। इसके अंतर्गत हम ये जानेंगे कि भारत का विभाजन किन कारणों से हुआ। विभाजन की प्रक्रिया एवं समस्याएं। इसके अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे कि भारत के विभाजन की प्रक्रिया को लागू करने में हमारे समक्ष कौन कौन सी समस्याएं आईं। इस भाग के अंत में हम विभाजन के परिणामों पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पृष्ठभूमि से। भारत की आज़ादी 1947। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत सन 1947 में 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को आज़ाद हुआ था। भारत को यह आज़ादी बहुत मुश्किलों के बाद हासिल हुई थी। बहुत लंबे इंतज़ार के बाद देश आज़ाद हुआ था। लगभग 200 वर्षों की अंग्रेज़ों की गुलामी के बाद देश को यह आज़ादी हासिल हुई थी। सभी भारतवासियों के लिए यह आज़ादी बहुमूल्य थी। बच्चों, आपके स्क्रीन पर एक दृश्य दिखाई दे रहा है आज़ादी के उस ऐतिहासिक दिन का, 15 अगस्त 1947 को, जब भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी लाल किले से देश की जनता को संबोधित कर रहे थे। नेहरू जी का संबोधन। आज़ादी की उस रात को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित किया था। उनका यह भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी या भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट के नाम से जाना गया। बच्चों, उस रात पंडित नेहरू ने कहा था कि भारत के दुर्भाग्य का एक युग समाप्त हो रहा है और भारत आज़ादी के नए युग में प्रवेश कर रहा है। आज भारत स्वतंत्रता की जिस उपलब्धि को सेलिब्रेट कर रहा है, भारत के लिए यह मात्र एक कदम है सफलता की ओर। भारत के लिए अभी बहुत सी उपलब्धियां प्रतीक्षा कर रही हैं। उस रात संविधान सभा में सभी ने देश की जनता का, मानवता की सेवा का संकल्प लिया था। साथ ही यह निर्णय लिया था कि देश में फैली गरीबी, अशिक्षा और अवसर की असमानता को मिटाना होगा, जिससे हम भारत को एक समृद्ध, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील देश के रूप में आगे ले जा सकें। आज़ाद भारत के समक्ष चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ। बच्चों, भारत को यह आज़ादी बेहद कठिन परिस्थितियों में मिली थी। शायद ही दुनिया का कोई देश उन हालातों में आज़ाद हुआ होगा। भारत आज़ाद तो हुआ था, लेकिन साथ ही साथ भारत का बंटवारा भी हुआ था। एक ओर जहां देशवासियों में भारत की आज़ादी की खुशी थी, वहीं साथ ही साथ
बंटवारे की तकलीफ भी थी। देश के विभाजन ने देश में हिंसा की शुरुआत कर दी थी, सांप्रदायिक दंगे भड़क चुके थे और भारी संख्या में लोगों का विस्थापन हुआ था। ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में देश के समक्ष राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य था। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया। बच्चों, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में देश के लोगों में एकता की भावना का संचार होता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो देश के लोगों में अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति और क्षेत्र की भावना से ऊपर उठकर देश के प्रति निष्ठा की भावना का संचार करती है। भारत में भी आज़ादी के बाद राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। राष्ट्र निर्माण की इस प्रक्रिया में देश के सामने कई चुनौतियां आईं। आइए जानते हैं देश के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आईं। नए राष्ट्र की चुनौतियां। भारत के समक्ष आज़ादी के बाद 3 प्रमुख चुनौतियां थीं। पहली चुनौती थी भारत को एकता के सूत्र में बांधना। दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र स्थापित करना। तीसरी चुनौती थी समावेशी विकास की। बच्चों, सबसे पहली चुनौती थी भारत को एकता के ऐसे सूत्र में बांधने की जिससे भारत की समस्त विविधताओं के लिए भी उसमें जगह हो। आप सभी जानते हैं, भारत विविधताओं से भरा हुआ एक विशाल देश है जहाँ अलग अलग धर्म, जाति, भाषा बोलने वाले, संस्कृति के लोग रहते हैं। आज़ादी के बाद लोगों के मन में यह आशंका थी कि इतना विशाल देश इतनी विविधताओं को समेटे क्या लंबे समय तक एकजुट रह पाएगा। साथ ही लोगों के मन में यह भी शंका थी कि कहीं राष्ट्रीय एकता को संजोने में देश की क्षेत्रीय पहचान तो नहीं मिट जाएगी। भारत के समक्ष दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र स्थापित करने की। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज़ादी के बाद भारत में लोकतंत्र स्थापित किया गया। भारतीय संविधान द्वारा संसदीय शासन के आधार पर लोकतंत्रात्मक पद्धति अपनाई गई थी। भारत के नागरिकों को संविधान द्वारा मत देने का अधिकार दिया गया था। यह नागरिकों का मौलिक अधिकार था। चुनौती थी भारतीय संविधान में स्थापित किए गए इन लोकतांत्रिक आदर्शों को व्यवहार के धरातल पर उतारने की। आज आज़ादी के इतने सालों बाद भारत में हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र मजबूती के साथ स्थापित हुआ है। साथ ही साथ भारत की जनता का भी लोकतंत्र में विश्वास और गहरा हुआ है। तीसरी प्रमुख चुनौती थी समावेशी विकास की। बच्चों, देश के समक्ष चुनौती थी एक ऐसे विकास की जिससे पूरे समाज का भला होता हो, न कि किसी खास वर्ग का। चाहे वो ताकतवर हो या कमज़ोर, गरीब हो या अमीर, सभी के साथ एक जैसा बर्ताव किया जाना था। धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए विशेष सुरक्षा की बात कही गई थी। साथ ही साथ कमज़ोर और वंचित वर्ग के लोगों के लिए विशेष नीतियां बनाने की ज़रूरत थी। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी नीति निदेशक तत्वों के माध्यम से सरकार से यह अपेक्षा की थी कि वे ऐसी सामाजिक आर्थिक कल्याण की नीतियां बनाएगी जिससे देश से गरीबी को मिटाया जा सकेगा। बच्चों, इन तीनों चुनौतियों में सबसे अहम चुनौती आज़ादी के बाद थी एकता के सूत्र में बांधने की। इस अध्याय में हम इसी राष्ट्रीय एकता और अखंडता को स्थापित करने की चुनौती को विस्तार से पढ़ेंगे। शेष दोनों चुनौतियों के बारे में हम अगले 2 अध्यायों में जानेंगे। बच्चों, राष्ट्रीय एकता और अखंडता स्थापित करने के दौरान भारत के समक्ष 3 प्रमुख चुनौतियां थीं। देश के विभाजन की, देशी रजवाड़ों के विलय की और राज्यों के पुनर्गठन की। आइए सबसे पहले बात करते हैं देश के विभाजन की। ब्रिटिश भारत का विभाजन। बच्चों, आप सभी जानते हैं
भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के आधार पर निर्मित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया था। देश को, ब्रिटिश भारत को दो हिस्सों में बांट दिया गया था। पाकिस्तान और भारत के रूप में दो राष्ट्र अस्तित्व में आए थे। प्रश्न उठता है कि भारत का विभाजन क्यों हुआ? क्या आज़ादी बिना बंटवारे के नहीं मिल सकती थी? आइए जानते हैं विभाजन के प्रमुख कारण। विभाजन के प्रमुख कारणों में मुस्लिम लीग, द्विराष्ट्र सिद्धांत और ब्रिटिश सरकार की अहम भूमिका थी। सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम लीग की। बच्चों, मुस्लिम लीग ब्रिटिश शासन के दौरान एक राजनीतिक पार्टी थी जिसका गठन सन 1906 में भारतीय मुसलमानों के अधिकारों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से किया गया था। साथ ही उद्देश्य यह भी था कि भारतीय मुसलमानों के मन में ब्रिटिश सरकार के प्रति भक्ति की भावना को जगाया जाए। मुस्लिम लीग के संस्थापकों में सबसे प्रमुख नाम था मोहम्मद अली जिन्ना का। आगा खां और सलीमुल्लाह खां भी इसके प्रमुख संस्थापकों में थे। मुस्लिम लीग में शुरू से ही जो है भारत में मुसलमानों के मन में असुरक्षा की भावना को जगाने का प्रयास किया गया और इसी क्रम में 1940 में सर्वप्रथम मुस्लिम लीग द्वारा औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र मुस्लिम देश की मांग को रखा गया था। यह प्रस्ताव लाहौर में रखा गया था। बाद में इसी प्रस्ताव को पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना गया था। बात करते हैं द्विराष्ट्र सिद्धांत की। द्विराष्ट्र सिद्धांत मुस्लिम लीग द्वारा दिया गया सिद्धांत था जिसके अनुसार भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान दो कौमों का देश है और इसी आधार पर मुस्लिम लीग ने अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। हालांकि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की इस मांग का विरोध किया था। कांग्रेस द्विराष्ट्र सिद्धांत के भी विरोध में थी, लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी कहीं न कहीं विभाजन का कारण बनी। अंत में बात करते हैं ब्रिटिश सरकार की भूमिका की। बच्चों, अंग्रेज़ भारत में जब से शासन करने आए उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति पर ही चले। उन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई। भारत को वे सांप्रदायिक आधार पर बांटना चाहते थे। वो हिंदू मुस्लिम एकता नहीं चाहते थे। उन्होंने सदैव से ही हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए भेदभावपूर्ण नीतियां अपनाई, चाहे वो पृथक निर्वाचक मंडल की बात हो या 1905 में किया गया बंगाल का विभाजन। ये उनकी विभाजनकारी नीतियों का प्रमाण था। जब मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग की गई थी, अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की गई थी, तो अंग्रेज़ों द्वारा उनके इस द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थन भी किया गया था। इस तरह से भारत के विभाजन के प्रमुख कारणों को जानने के बाद आइए आगे बढ़ते हैं। विभाजन की प्रक्रिया और समस्याएं। भारत का विभाजन हो चुका था। पाकिस्तान और भारत दो स्वतंत्र राष्ट्र बन चुके थे। प्रश्न उठता है, विभाजन किस आधार पर किया जाना था? भारत के विभाजन का आधार रखा गया धार्मिक बहुसंख्या का, अर्थात ब्रिटिश भारत के जिन हिस्सों में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी उन्हें पाकिस्तान में शामिल माना गया और शेष हिस्से भारत कहलाए। बच्चों, विभाजन की प्रक्रिया में बहुत सारी समस्याएं आई थीं। विभाजन का निर्णय लेना जितना मुश्किल था, विभाजन के निर्णय को लागू करना और भी कठिन था। इस प्रक्रिया में सबसे पहली समस्या आई थी मुस्लिम बहुसंख्यक क्षेत्र की। ब्रिटिश भारत का कोई भी एक इलाका ऐसा नहीं था जहां पर मुसलमानों की आबादी ज़्यादा हो या मुसलमान बहुसंख्या में हो। भारत में ऐसे दो इलाके थे जहां पर मुसलमान बहुसंख्या में थे। एक इलाका भारत के पूर्व में था तो दूसरा इलाका भारत के पश्चिम में। निर्णय लिया गया कि पाकिस्तान में दो हिस्से शामिल होंगे, एक पूर्वी पाकिस्तान और दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान। बीच में भारतीय भूभाग का विस्तार होगा।
बच्चों, इस प्रक्रिया को मानचित्र के माध्यम से आइए समझते हैं। आपको स्क्रीन पर ब्रिटिश भारत का मानचित्र दिखाई दे रहा है। भारत के पश्चिम का ये हिस्सा ये मुसलमान बहुसंख्यक था। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब का पश्चिमी हिस्सा, इसको पाकिस्तान में शामिल माना गया और ये पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में सामने आया। साथ ही भारत के पूरब का यह हिस्सा जो आपको येलो कलर से दिख रहा है, यहाँ पर भी मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। तो ब्रिटिश भारत का यह हिस्सा पूर्वी पाकिस्तान के रूप में अस्तित्व में आया। बीच में आपको भारतीय भूभाग का पूरा विस्तार दिखाई दे रहा है। यह आपको रेड डॉटेड लाइंस के रूप में भारत की सीमा रेखाएं दिखाई दे रही हैं। बच्चों, यहाँ पर एक बात और बता दें, पूर्वी पाकिस्तान ही सन 1971 में बांग्लादेश के रूप में आज़ाद हुआ था। वापस आते हैं दूसरी प्रमुख समस्या पर, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। ब्रिटिश भारत का कोई भी हर एक मुस्लिम बहुल इलाका ज़रूरी नहीं था कि पाकिस्तान में जाने को तैयार ही था। उसका उदाहरण था पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवाद नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें हम लोग प्रिय नामों से सीमांत गांधी के रूप में जानते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान मुस्लिम लीग के द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थे, पाकिस्तान में शामिल होना नहीं चाहते थे, लेकिन उनका विरोध अनसुना किया गया और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत को पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया। तीसरी समस्या थी मुस्लिम बहुल प्रांतों में गैर मुस्लिम आबादी का होना। ब्रिटिश भारत के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में ऐसे कई क्षेत्र थे जहां गैर मुस्लिम आबादी रहती थी, अर्थात हिंदू और सिख। फैसला लिया गया कि इन प्रांतों का धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर विभाजन किया जाएगा और यह विभाजन इतना मुश्किल था कि इसके लिए जिले को और उसके नीचे की प्रशासनिक इकाइयों को आधार बनाया गया। प्रांतों का धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर विभाजन इतना कठिन था कि आज़ादी के दिन तक यह तय नहीं हो पाया था कि कौन सा हिस्सा पाकिस्तान में जाएगा और कौन सा हिस्सा भारत में रहेगा। अर्थात सीमा के पास रहने वाले लोगों को यह पता नहीं था कि वे भारत में हैं या पाकिस्तान में। वास्तव में बच्चों, पंजाब और बंगाल का यह विभाजन ही बंटवारे की सबसे बड़ी त्रासदी था। चौथी समस्या पर आते हैं, अल्पसंख्यकों की समस्या। सीमा के दोनों ओर अल्पसंख्यक थे। जहां पाकिस्तान में लाखों की संख्या में हिंदू थे, वहीं हिंदुस्तान में जो इलाके थे वहाँ लाखों की संख्या में मुसलमान भी थे। ये जैसे ही बंटवारे का निर्णय हुआ, ये लोग अपने ही देश में विदेशी बन गए थे, ये अल्पसंख्यक हो गए थे। जैसे ही निर्णय हुआ कि भारत का विभाजन होगा, इन अल्पसंख्यकों पर हमले शुरू हो गए और इस हमले के बाद धीरे धीरे यह हिंसा बढ़ती गई। भारत के नेताओं को या प्रशासनिक अधिकारियों को किसी को भी इसका अनुमान नहीं था कि इस तरह से हिंसा शुरू होगी। पहले तो लोगों को लगा कि शायद यह हिंसा धीरे धीरे शांत हो जाए, लेकिन हिंसा कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। ऐसे में इन अल्पसंख्यकों के सामने अपना घर छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। बच्चों, विभाजन की प्रक्रिया और समस्याएं पढ़ने के बाद आगे बढ़ते हैं विभाजन के परिणामों पर। बड़ी संख्या में आबादी का विस्थापन। विभाजन के परिणाम बेहद भयावह थे। बहुत बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए थे। विश्व इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ था कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। लगभग 80 लाख लोगों का विस्थापन हुआ था। सांप्रदायिक हिंसा। बंटवारे ने देश को सांप्रदायिक हिंसा में डाल दिया था।
एक धर्म के लोगों ने दूसरे धर्म के लोगों को बेरहमी से मारा था, लोग कत्ल किए जा रहे थे। अमृतसर, लाहौर और कोलकाता ये शहर सांप्रदायिक दंगों के प्रमुख केंद्र बन गए थे। जिन इलाकों में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी वहाँ हिंदुओं ने ज़्यादा जाना छोड़ दिया था, और जहाँ पर हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी वहाँ मुसलमानों ने डर से जाना छोड़ दिया था। ऐसा अनुमान है कि लगभग 5 से 10 लाख लोग इस सांप्रदायिक हिंसा के शिकार हुए थे। शरणार्थियों की समस्या। विभाजन ने सीमा के दोनों ओर के अल्पसंख्यकों को उनके ही घर में शरणार्थी बना दिया था। कल तक जो उनका अपना देश हुआ करता था, अपना वतन हुआ करता था, आज वो उसी घर में विदेशी हो गए थे। प्रशासन भी उनके साथ बेरुखी का व्यवहार कर रहा था। इन शरणार्थियों के पास अपना घर छोड़कर शरणार्थी शिविरों में पनाह लेनी पड़ी थी। यही उनके पास विकल्प बचा था। बच्चों, आपकी स्क्रीन पर शरणार्थियों से भरी हुई एक ट्रेन की तस्वीर दिखाई दे रही है। हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि शरणार्थियों को, हमारे देश के नागरिकों को उस समय कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी ज़मीन, उसका घर, उसका परिवार सबसे बड़ी पूंजी होता है। विभाजन ने एक झटके में इन लोगों से वो छीन लिया था। शरणार्थियों की समस्या के साथ ही साथ देश में इस सांप्रदायिक हिंसा के दौरान एक सबसे दुखद घटना घटी थी। वो थी महात्मा गांधी की हत्या। बच्चों, एक ऐसे महापुरुष जो जीवन भर सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत के लिए खुद को समर्पित किए थे, उनका अंत हिंसा से हुआ था। गांधी जी बंटवारे से बेहद दुखी थे। उन्होंने स्वाधीनता के किसी भी समारोह में, आज़ादी के किसी भी समारोह में भाग नहीं लिया था। वो दंगा प्रभावित क्षेत्रों में रुके हुए थे, लोगों से आग्रह कर रहे थे कि वो हिंसा का रास्ता छोड़ दें। लेकिन हिंसा थोड़ी देर के लिए तो उनके कहने पर कुछ कम भी हुई थी, लेकिन आपस में इतनी नफ़रत, इतना क्रोध था कि सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही थी। दोनों ही धर्मों के कट्टरपंथी गांधी जी से खुश नहीं थे। उन्हीं में से एक हिंदू कट्टरपंथी नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी थी। गांधी जी की हत्या से पूरा देश सदमे में था। उनकी मौत ने सांप्रदायिक हिंसा और क्रोध की उस अग्नि को शांत कर दिया था। बच्चों, सांप्रदायिक हिंसा की इन घटनाओं को, विभाजन की इस तकलीफ़ को दोनों देशों के लेखकों ने, उपन्यासकारों ने, कवियों ने अपनी रचनाओं में अभिव्यक्ति प्रदान की है। आपने विभाजन से जुड़ी हुई फिल्में ज़रूर देखी होंगी। उन फिल्मों को देखकर, उन रचनाओं को पढ़कर हम विभाजन के उस दर्द की कल्पना कर सकते हैं। आपकी पुस्तक में भी अध्याय में अमृता प्रीतम जी, फैज़ अहमद फैज़ और शहादत हसन मंटो की रचनाएं दी गई हैं जो विभाजन के दर्द को बयां करती हैं। वित्तीय संपदा का बंटवारा। आबादी का विस्थापन तो हुआ ही था, वित्तीय संपदा और परिसंपत्तियों का भी बंटवारा होना था। वित्तीय संपदा और धन के बंटवारे के लिए भारत की ओर से एच.एम. पटेल और पाकिस्तान की ओर से मोहम्मद अली को ये जिम्मेदारी सौंपी गई, और चल संपत्ति का लगभग 80% भारत को और 20% लगभग पाकिस्तान को देने की बात तय की गई। बच्चों, छोटे छोटे सामानों का बंटवारा हुआ था। कितना मुश्किल रहा होगा ये। टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, यहाँ तक कि वाद्य यंत्रों का बंटवारा हुआ था। लाइब्रेरी में पुस्तकों का बंटवारा हुआ था। ऐसे सामानों का बंटवारा कितना कठिन रहा होगा। साथ ही साथ रेलवे की संपत्तियों का विभाजन हुआ था, सरकारी कर्मचारियों को बांटा गया था, विद्युत की परियोजनाएं और सिंचाई की परियोजनाओं का भी विभाजन किया गया था। हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं कि इन सामानों की, इन संपत्तियों के विभाजन में, बंटवारे में कितनी मुश्किलें आई होंगी।
अल्पसंख्यक नागरिकों को समान दर्जा देने की चुनौती। पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में आज़ाद हो चुका था, लेकिन क्या भारत एक हिंदू राष्ट्र बन गया था? भारत में आज़ादी के समय 1951 के एक आंकड़े के अनुसार भारत की कुल आबादी का लगभग 12% मुसलमान आबादी थी और मुसलमानों के अतिरिक्त भारत में जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, अन्य धर्मों के लोग भी रहते थे। अब भारत सरकार के समक्ष यह संकट था कि वो इन अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार करे। भारत के नीति निर्माता हमेशा से ये चाहते थे कि देश ऐसा पंथनिरपेक्ष राज्य बने, हमारा देश ऐसा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बने जहाँ प्रत्येक नागरिक को बराबर का दर्जा दिया जाए। धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए और भारत के नेताओं की इच्छाओं की अभिव्यक्ति हम भारतीय संविधान में देखते हैं। हम सभी जानते हैं भारत आज एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्थापित है। बच्चों, यहाँ पर ये भाग समाप्त होता है। आज हमने जाना कि भारत के समक्ष आज़ादी के बाद कौन कौन सी प्रमुख चुनौतियाँ थीं। उन चुनौतियों में हमने विभाजन को पढ़ा, भारत का विभाजन क्यों हुआ, उसके प्रमुख कारण क्या क्या थे और विभाजन की प्रक्रिया को लागू करने के दौरान क्या क्या समस्याएं हमारे समक्ष आईं। साथ ही हमने विभाजन के परिणामों को भी जाना। आइए अब एक नज़र डाल लेते हैं अभ्यास कार्य पर। पहला प्रश्न है, नए राष्ट्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या थीं, संक्षेप में लिखिए। दूसरा प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के विभाजन के प्रमुख कारण क्या थे। तीसरा प्रश्न है, विभाजन के निर्णय को लागू करने की प्रक्रिया में कौन कौन सी समस्याएं थीं। बच्चों, इस अध्याय से संबंधित पाठ्य सामग्री और अभ्यास कार्य आपको दीक्षा मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर कहीं पर आपको कोई दिक्कत है पाठ्य को समझने में, तो आप अपनी विषय अध्यापिका से व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस के माध्यम से भी इसको स्पष्ट कर सकते हैं। और माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा यूट्यूब चैनल पर भी यह वीडियो उपलब्ध है, आप इसे पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।